आज हम आपके साथ एक और भयानक और चौंकाने वाली घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मामला है जोएल फर्नांडिस उर्फ राहुल का, एक ऐसा केस जिसने 2016 में पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दहला दिया था। इस घटना की शुरुआत होती है मुंबई के दक्षिण पश्चिम इलाके में बसे बांद्रा उपनगर से। यहीं एक साधारण सा ईसाई परिवार रहता था। परिवार की जिम्मेदारी थी जोएल पर। उम्र करीब 26 साल। घर में माँ, पिता, पत्नी और छोटा भाई, यही उनका संसार था। आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जोएल अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभाले हुए था। वह एक छोटे से बिजनेस में काम करता था। सजावटी मोमबत्तियां और धार्मिक वस्तुएं बनाता और बेचता था। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें पता है कि इसमें कितना उतार चढ़ाव आता है, कभी फायदा, कभी पूरा नुकसान। जोएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसने सोचा कि अब कोई स्थायी नौकरी करनी चाहिए। मोमबत्तियों का काम साइड में रखूंगा ताकि घर चलता रहे। हालांकि जोएल को कभी कभी मानसिक बेचैनी रहती थी, चिंता, नींद न आना और अकेलापन, पर उसने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह रोज चर्च जाता, प्रार्थना करता और परिवार को संभालने की कोशिश करता। अब आते हैं असली घटना पर। यह मामला है जुलाई 2016 का। 3 साल पहले यानी 2013 में जोएल की शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था मार्था डिसूजा। मार्था 23 साल की थी, भोली लेकिन बेहद जिम्मेदार। यह शादी चर्च में ईसाई रीति से हुई थी, दोनों परिवारों की सहमति से। जोएल का छोटा भाई भी काम करता था और अक्सर बाहर रहता था। उन दिनों सोशल मीडिया उतना नहीं था और लोग सामान्य कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके छोटे भाई ने नया स्मार्टफोन खरीदा था जिससे उसे बहुत परेशानी थी। बैटरी जल्दी खत्म होती थी और चार्जर हमेशा साथ रखना पड़ता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही फोन आगे चलकर इस केस का सबसे बड़ा सुराग बनेगा। अब बढ़ते हैं 11 जुलाई 2016 की ओर। सोमवार का दिन था। सुबह जोएल रोज की तरह चर्च गया और फिर दुकान की तरफ निकल गया। घर पर उसकी पत्नी और माँ थीं। भाई भी अपने काम से बाहर चला गया था। शाम को जोएल थोड़े उदास होकर लौटा। काफी दिनों से नौकरी की तलाश में था, पर कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा था। घर आने पर उसने देखा कि सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, तो उसने कहा, मार्था, मैं थोड़ी देर में बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। यह बात कहकर वह निकल पड़ा। बांद्रा का पिछला इलाका उस वक्त उतना विकसित नहीं था। सड़कें तंग और कई रास्ते चर्च के पीछे वाले पुराने कब्रिस्तान से होकर जाते थे। वहीं से जोएल रोज गुजरता था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मार्था इंतजार करती रही। उसने 8 बजे कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर 9 बजे, तब भी फोन रिंग होकर कट गया। उसकी सास जब घर लौटी तो मार्था ने बताया कि जोएल वापस नहीं आया। पिता को भी खबर दी गई। सभी परेशान थे। रात बीत गई पर जोएल का कोई अता पता नहीं था। सुबह होते ही मार्था सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आसपास के थानों में सूचना भेज दी। इधर परिवार को डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। इसी बीच मुंबई से करीब 280 किलोमीटर दूर सतारा जिले के ख्रिस्तनगर थाना क्षेत्र में सुबह का वक्त था। एक छोटा चर्च था, सेंट एलिसा चर्च। चर्च के पादरी फादर मार्टिन रोज की तरह प्रार्थना के लिए जा रहे थे। रास्ते में चर्च से सटे जंगल जैसे इलाके में उन्होंने सड़क किनारे कुछ अजीब देखा। पहले तो लगा कोई जली हुई चीज है। पास जाकर देखा तो वह एक इंसान था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, जैसे किसी ने आग में फेंक दिया हो। फादर मार्टिन ने तुरंत राहगीरों को रोका और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो देखा कि वह आदमी जिंदा था, लेकिन 80% तक झुलस चुका था। फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। वह बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन पुलिस को उसके कपड़ों से कुछ दस्तावेज मिले। एक पहचान पत्र, एक छोटा क्रॉस और मोबाइल फोन। फोन ऑन करके देखा गया। उसमें मार्था नाम सेव था। कॉल की गई और उधर से जवाब मिला। हेलो जी, कौन? पुलिस अधिकारी ने कहा। क्या आप मार्था डिसूजा बोल रही हैं? आपके पति जोएल फर्नांडिस का एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत सतारा के सेंट जॉन्स हॉस्पिटल पहुंचिए। ये सुनते ही मार्था की आवाज कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, जबकि जोएल तो बस सब्जी लेने गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। इसी कारण जोएल फर्नांडिस को सेंट जॉन्स हॉस्पिटल सतारा रेफर किया गया। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो मुंबई के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के पास स्थित है। खबर मिलते ही परिवार के लोग वहां पहुंच गए। सभी ने जोएल की पहचान की। अब सवाल यह था कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई, वह अग्नि के प्रभाव में कैसे आया। डॉक्टरों के अनुसार पेट्रोल को फ्यूल की तरह प्रयोग किया गया था। जिस स्थान पर वह पाया गया था वह इलाका बेहद सुनसान था। रात के समय वहां पूरी तरह सन्नाटा रहता था। पुलिस के मन में भी यही सवाल था, जोएल वहां क्यों गया था या उसे वहां कौन लेकर गया। वह स्थान
मकान घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। जोएल तो सब्जी लेने घर से निकला था, फिर इतनी दूर ख्रिस्तनगर थाना क्षेत्र सतारा तक कैसे पहुंचा? वैसे तो वह किसी बात करने की स्थिति में नहीं था, पर छोटे भाई ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? कौन है इसके पीछे? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोएल ने अपनी उंगलियों से 2 का इशारा किया, यानी उसके अनुसार इसमें 2 लोग शामिल थे। वह न तो पेन पकड़ सकता था और न कुछ लिख सकता था। भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ IPC 304, 120 और 34 के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि जोएल की पत्नी मार्था डिसूजा ने गुमशुदगी का केस बांद्रा उपनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था और भाई ने घटना सबूत मिटाने की कोशिश का केस ख्रिस्तनगर थाने सतारा जिला में दर्ज कराया था। इसलिए दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की, जो DCP दक्षिण पश्चिम मुंबई की निगरानी में चल रही थी। पुलिस ने जोएल के परिवार से पूछताछ शुरू की। 11 जुलाई के दिन क्या हुआ था, वह कहां गया था और किससे मिला था? घर वालों ने जो कुछ भी जानते थे सब बताया। पुलिस ने उसके फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए। देखा गया कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी और किससे कोई दुश्मनी थी। कहीं हाल में कोई झगड़ा या विवाद तो नहीं हुआ था? प्रॉपर्टी या पैसों से जुड़ा कोई तनाव? इधर जोएल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया, अब बस प्रार्थना कीजिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। अगर जोएल को सब्जी लाने के अलावा कहीं और जाना होता तो वह अपनी पत्नी मार्था को जरूर बताता। ऊपर से वह पैदल ही गया था, क्योंकि बाजार घर से ज्यादा दूर नहीं था। यह घटना अनहोनी थी या किसी ने साजिश रची थी? इस पर भी पुलिस के मन में कई सवाल थे। अगर यह साजिश थी तो अग्नि वाला तरीका क्यों अपनाया गया? अगर किसी ने उसे मारना ही था तो फिर जिंदा क्यों छोड़ा गया? पत्नी मार्था ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ समय से जोएल बहुत परेशान था। उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, पैसों की तंगी थी और नौकरी भी नहीं मिल रही थी। वह अक्सर चर्च में जाकर प्रार्थना करता और उदास रहता था। पुलिस ने यह भी सोचा कि कहीं उसने स्वयं तो यह कदम नहीं उठाया, पर जोएल ने अपने भाई को 2 लोगों का इशारा किया था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हर तरह से यह केस पुलिस के लिए उलझन भरा साबित हो रहा था। जांच कई एंगल से की जा रही थी, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार के लोग लगातार हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। जोएल कभी होश में आता तो कभी बेहोश हो जाता। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। वह अब भी बयान देने लायक नहीं है। करीब 6 दिन बाद 17 जुलाई 2016 को जोएल फर्नांडिस ने अंतिम सांस ली। घर में मातम छा गया। सभी की हालत रो रो कर बेहाल थी। सिर्फ 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। अब उसकी पत्नी विधवा हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने केस को बेहद गंभीरता से लिया। कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। सबसे पहले जिन चर्च के फादर मार्टिन ने जोएल को उस हाल में देखा था, उनसे भी पूछताछ की गई और बयान दर्ज किया गया। लेकिन इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि जोएल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस की टीम ने घटना स्थल पर जाकर जांच की। वहां थोड़ी दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। उसके बाद सड़क के पार घना जंगल था। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद उसी जगह घटना अंजाम दी गई थी और फिर जोएल किसी तरह घिसटते हुए सड़क किनारे आ गया ताकि कोई उसे देख सके और हॉस्पिटल पहुंचा सके। लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जोएल जीवित था तब भी कुछ बता नहीं पाया। धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों का इस केस से रुचि कम होने लगी। वे अब इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। परिवार, माता पिता, भाई और पत्नी बार बार पुलिस स्टेशन जाते रहे, केस की अपडेट लेते रहे। ये सब उस दिन से 15 दिन के भीतर ही घटित हुआ था। जोएल की मौत के बाद पुलिस ने IPC 302 हत्या की धारा भी जोड़ दी। परिवार के किसी भी सदस्य ने किसी पर संदेह नहीं जताया। जोएल एक सीधा सादा मेहनती व्यक्ति था। भले ही उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, पर उसने हमेशा अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाया। लेकिन अब इस परिवार की जिंदगी में एक और मोड़ आने वाला था। जैसा कि पहले बताया गया था, जोएल के भाई के पास एक स्मार्टफोन था। घर में केवल उसी के पास। बाकी सब कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करते थे। स्मार्टफोन की बैटरी बार बार डाउन हो जाती थी। इससे भाई काफी परेशान रहता था। इसी वजह से उसने घटना से कुछ दिन पहले वह फोन अपनी भाभी मार्था को दे दिया और खुद कीपैड फोन यूज करने लगा। फोन में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती भाई वह फोन वापस मांग लेता था। ऐसा ही हुआ 23 या 24 जुलाई के आसपास। भाई ने भाभी से कहा, मुझे फोन दो, थोड़ा काम है। इसी दौरान जोएल के माता पिता भी छोटे बेटे के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ बातें उससे शेयर की। माता पिता ने गौर किया कि बहू मार्था का व्यवहार कुछ अजीब था। जब वह परिवार और रिश्तेदारों के साथ होती तो बहुत दुखी दिखती थी, लेकिन जब अकेली होती या अपने कमरे
में होती तो सामान्य रहती। वह फोन पर किसी से हंसकर बात करती थी। जोएल जब अस्पताल में था, घर पर भी लोगों का आना जाना लगा रहता, इसलिए उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 17 जुलाई को जब बेटा हमेशा के लिए चला गया, तब बहू के व्यवहार में भी अचानक बदलाव दिखने लगा। वह अब अक्सर फोन पर किसी से बातें करती थी, हंसती थीं और उसकी आवाज बाहर तक सुनाई देती थी। माता पिता ने जब यह सब सुना तो उन्हें अजीब लगा। जोएल के छोटे भाई को भी कुछ खटक गया। उसके हाथ में वही फोन था जिसे मार्था इस्तेमाल करती थी। उसी फोन से वह बातें करती थी। भाई ने फोन की रिकॉर्डिंग्स सुननी शुरू की। उस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू थी, यानी जो भी कॉल आती या जाती वह अपने आप रिकॉर्ड हो जाती। भाई ने रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया अपने माता पिता के साथ। रिकॉर्डिंग में मार्था किसी आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी पूछता है, अलीबाग कब आएगी? अलीबाग वही जगह थी जहां उसका मायका था। इससे साफ हो गया कि वह आदमी भी वहीं का रहने वाला होगा। मार्था ने जवाब दिया, अभी नहीं आ सकती, मुझे फूल बहाने जाना है। ये फूल उसी अंतिम संस्कार में इस्तेमाल हुए थे। आदमी ने पूछा, कितने दिन लगेंगे? मार्था बोली, 1-2 दिन में बहा दूंगी। फिर आदमी ने कहा, आने के बाद बात करूंगा। मार्था बोली, बात करते रहो ना, ऐसे क्यों चुप हो गए? आदमी बोला, मैं तो करता हूँ, तेरी तरफ से कॉल नहीं आती। जोएल का भाई और उसके माता पिता एक एक रिकॉर्डिंग सुनते गए। फिर एक रिकॉर्डिंग ने सबको झकझोर दिया। उसमें मार्था कह रही थी, जब ऐसा ही करना था तो ऐसा करते कि पता नहीं चलता। आग का इस्तेमाल क्यों किया? उसे इतनी तकलीफ क्यों दी? अब परिवार को साफ समझ में आने लगा कि यह कोई आम घटना नहीं थी। एक और रिकॉर्डिंग मिली जो 11 जुलाई की रात की थी। उसमें वह आदमी कह रहा था, काम करवा दिया। फिर पूछा, तेरे पास कोई है तो नहीं? मार्था बोली, नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। इसके बाद एक और रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह आदमी मार्था से झुंझला कर कहता है, तूने सब कुछ बता दिया जब घर वालों ने दबाव डाला। मार्था जवाब देती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। अब यह सब सुनकर परिवार हैरान था। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और सबको सारी बातें बताईं। भाई वह फोन लेकर कृष्णनगर पुलिस स्टेशन सतारा गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग सुनी, नोट्स बनाए और जांच शुरू की। घर में जब परिवार ने मार्था से पूछा तो पहले तो उसने सब नकार दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो वह रोते हुए बोली, हाँ, जोएल के उस हाल के पीछे मेरी ही गलती थी। पुलिस ने फिर सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। पता चला कि वह नंबर विक्की उर्फ विक्टर डी सिल्वा नाम के आदमी का है, जो अलीबाग का रहने वाला था। 25 जुलाई को मुंबई पुलिस ने मार्था को गिरफ्तार किया। विक्टर और उसका साथी फरार थे। पुलिस ने अब गहराई से पूछताछ की। मार्था ने कबूल किया कि वह विक्टर से शादी से पहले प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने उसकी शादी जोएल फर्नांडिस बांद्रा निवासी से कर दी। फिर भी मार्था ने अपने माता पिता से कोई विरोध नहीं किया। वह डरती थी कि समाज क्या कहेगा। वह शादी करके ससुराल चली आई, लेकिन विक्टर से उसका मिलना जुलना जारी रहा। वह पति से झूठ बोलकर बाहर जाती थी, कभी चर्च में प्रार्थना का बहाना बनाती तो कभी सहेली से मिलने का। ससुराल वालों को शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जोएल फर्नांडिस को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर वह उल्टा बहस करने लगी। अब जोएल को डर था कि अगर उसने किसी को बता दिया तो इज्जत चली जाएगी। इसके बाद मार्था ने विक्टर के साथ मिलकर योजना बनाई। विक्टर ने कहा, बस इतना कर, उसे मेरे पास भेज दे, बाकी मैं देख लूंगा। 11 जुलाई की शाम को जोएल घर आए। पत्नी ने कहा, आपके लिए नौकरी मिल सकती है, मैंने किसी से बात की है, वो आज इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जोएल खुश हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार हुए और घर से निकल गए। पत्नी ने सबको बताया कि वह सब्जी लेने गए हैं। जोएल उस पते पर पहुंचे जो मार्था ने दिया था। वहां पहले से ही 2 लोग बाइक पर इंतजार कर रहे थे। विक्टर ने उनका स्वागत किया, खुद को कंपनी का आदमी बताया। जोएल को विश्वास दिलाया गया कि नौकरी पक्की है। फिर उन्हें अपने साथ कृष्णनगर की पहाड़ियों की तरफ ले जाया गया, जहां पर घटना घटी। वही जगह जहां से फादर मार्टिन ने अगली सुबह झुलसे हुए जोएल फर्नांडिस को देखा था। उन्हें सेंट जॉन्स हॉस्पिटल सतारा में भर्ती कराया गया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पाए। उन्होंने कहा, अब चलो पार्टी करते हैं। यहीं पर शराब निकाली गई और सबने पार्टी शुरू कर दी। हालांकि जोएल फर्नांडिस शराब नहीं पीते थे, लेकिन नौकरी के बहाने खुशी का माहौल बताते हुए उन्हें भी शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हो गए तो विक्टर अपने साथियों के साथ उन्हें जंगल की ओर ले गया। वहां हाथापाई हुई, पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद इन लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर काम को अंजाम दिया। जोएल फर्नांडिस दर्द से चीखते चिल्लाते रहे। उन्होंने बचाने की गुहार लगाई, लेकिन विक्टर और उसके साथी कुछ देर वहीं रुके और फिर जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है तो बाइक पर सवार होकर निकल गए। कृष्णनगर थाना क्षेत्र, सतारा जिला के पास यह पूरी घटना हुई थी, परंतु जोएल की सांसें अभी चल रही थीं। किसी तरह वह मदद के लिए सड़क की ओर पहुंचे। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो चर्च के फादर मार्टिन और आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें देखा। उन्हें तुरंत सेंट जॉन्स हॉस्पिटल सतारा पहुंचाया गया। लगभग 5 से 6 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। पुलिस ने सारे बयानों और सबूतों के आधार पर
कई एविडेंस जुटाए। इस मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, मार्था डिसूजा, विक्टर डी सिल्वा उर्फ विक्की, अमित और रोहन। पुलिस ने कई मोबाइल जब्त किए, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मार्था और विक्टर के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग्स, वह बाइक जिसका इस्तेमाल हुआ था, सब कुछ इकट्ठा कर पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। मुंबई सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। इसमें 29 गवाह प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए, यानी जोएल फर्नांडिस की तरफ से। प्रोसिक्यूशन वकील के अनुसार मार्था ने विक्टर, अमित और रोहन के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। उसे नौकरी का झांसा देकर भेजा गया था, लेकिन जो कॉल रिकॉर्डिंग मार्था और विक्टर के बीच हुई थी, उसे अदालत में साबित करने में वकील असफल रहे। जो फादर मार्टिन थे, वे भी बाद में हॉस्टाइल हो गए। अन्य गवाहों ने भी अपने बयान बदल दिए। जो उन्होंने पुलिस में कहा था, उसे कोर्ट में नकार दिया। जोएल के भाई ने जो स्टेटमेंट उनके इशारे पर एफआईआर में दर्ज कराया था, उसे भी प्रोसिक्यूशन वकील स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि इलाज के दौरान डॉक्टर ने जोएल उर्फ राहुल को नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट घोषित किया था, अर्थात वे बयान देने की स्थिति में नहीं थे। इस वजह से वह बयान अदालत में मान्य नहीं था। यह बात डिफेंस लॉयर ने रखी, जो आरोपियों की ओर से उपस्थित थे। केस को मजबूत करने के लिए प्रोसिक्यूशन वकील ने कई परिस्थितिजन्य सबूत, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रस्तुत किए, परंतु उनके पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने भी घटना को घटते हुए नहीं देखा था और न ही किसी ने आते जाते किसी को देखा। जो सबूत पेश किए गए, उन्हें भी ठीक तरह से अदालत के सामने व्याख्यायित नहीं किया जा सका। परिस्थितिजन्य सबूत भी कमजोर साबित हुए। डिफेंस लॉयर ने कॉल रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और यह भी कहा कि जोएल फर्नांडिस ने अस्पताल में किसी को पहचानने की बात नहीं कही थी। प्रोसिक्यूशन वकील यह साबित करने में भी असमर्थ रहे कि आखिर इस घटना के पीछे मकसद क्या था। मार्था डिसूजा और विक्टर डी सिल्वा एक दूसरे से प्यार करते थे, यह भी अदालत में प्रमाणित नहीं हो सका। फादर मार्टिन सहित कई गवाह हॉस्टाइल हो गए, जिससे केस और कमजोर हो गया। भले ही सबूत कई थे, लेकिन उनका केस से संबंध स्थापित करना बेहद आवश्यक था, वरना वे अदालत में स्वीकार्य नहीं माने जाते। क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे। डिफेंस लॉयर ने ऐसे तर्क दिए जिनका जवाब प्रोसिक्यूशन लॉयर के पास नहीं था। नतीजा यह हुआ कि केस लंबा खिंचता गया। धीरे धीरे 2016 से 2025 का समय आ गया। लगभग 9 वर्ष तक मुकदमा चलता रहा। 17 सितंबर 2025 को मुंबई सेशन कोर्ट ने मार्था डिसूजा, विक्टर डी सिल्वा, अमित और रोहन, इन सभी को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। सभी आरोपों से इन्हें मुक्त कर दिया गया। जब प्रोसिक्यूशन वकील यह साबित ही नहीं कर पाए कि घटना क्यों हुई, तो अदालत ने कहा कि यह मामला संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत आता है। मार्था और विक्टर प्रेमी प्रेमिका थे, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न ससुराल वालों ने और न मायके वालों ने कभी विक्टर डी सिल्वा का नाम सुना था। गवाह भी आगे चलकर मुकर गए। किसी को यह भी नहीं पता चल सका कि उस रात जोएल फर्नांडिस के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वे कई दिन तक जिंदा रहे, फिर भी कुछ बता नहीं पाए। पर सवाल अब भी वही है, इन सब में गलती किसकी थी? ये सब क्यों हुआ? क्या जोएल फर्नांडिस को कभी न्याय मिल पाएगा? आज तक कोई नहीं जानता। जिन पर शक था, वे सब बरी हो गए। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख या परेशानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा मकसद है कि आप इस कहानी से कुछ सीखें और हमेशा सावधान रहें। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, यह भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची और कहानी के साथ। धन्यवाद।